हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने देखा कि क्लोज जो है वो दो तरह का है, फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज। फाइनाइट क्लोज वह क्लोज होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट क्लोज वह क्लोज होता है जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिस पर सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। उसके बाद हमने देखा कि फाइनाइट क्लोज जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रिंसिपल क्लोज, उसे ही मेन क्लोज कहते हैं, उसे ही कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, वही इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। वो दूसरा जो क्लोज था वो सबऑर्डिनेट क्लोज था, और सबऑर्डिनेट क्लोज ही क्या है, वही डिपेंडेंट क्लोज होता है। अब हम देखते हैं कि फाइनाइट क्लोज जो है, जो फाइनाइट क्लोज दो प्रकार का है, उसको आइडेंटिफाई किस तरह से करें कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है? कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा क्लोज? कोऑर्डिनेट क्लोज है। कोऑर्डिनेट क्लोज ही प्रिंसिपल क्लोज है, वही क्या है, वही मेन क्लोज है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज वह उपवाक्य, हिंदी में लिखता हूं आज, वह क्लोज जो अपने आप में, वह क्लोज जो अपने आप में स्वतंत्र हो, वह क्लोज जो अपने आप में स्वतंत्र हो। द क्लोज विच इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ, स्वतंत्र है। अकेला लिखा जा सके, अकेला लिखा जा सके, यह क्लोज क्या किया जा सकता है? अकेला लिखा जा सकता है। अकेला लिखा जा सकता है, अकेला लिखा जा सकता है। उसके बाद में अपना पूर्ण अर्थ रखता है, अपना पूर्ण अर्थ रखता है, अपना पूरा मीनिंग ये देता है, अपना पूरा अर्थ रखता है, इसका पूरा अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ अपना दे देता है। इसके साथ ही यह या तो बिना किसी, यह या तो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होता है, यह या तो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होता है। बिना किसी, कोई कंजंक्शन इसके पहले नहीं आएगा, के शुरू होता है। बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होता है, या इससे पहले, या इसके शुरुआत में, या इसकी शुरुआत में, या इसकी शुरुआत में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, या इसकी शुरुआत में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये कोऑर्डिनेट क्लोज की डेफिनेशन है, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है। कोऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, वह उपवाक्य, क्लोज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब की जो पेयर होती है वह क्या होता है? वह क्लोज होता है, जो अपने आप में क्या है? जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में पूर्ण है, जो अपने आप में कंप्लीट है, जो अपना अर्थ खुद पूरा देता है। जिसको क्या, अगर कोई अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, तो उसको अकेला क्या किया जा सकता है? विच कैन बी रिटन इंडिपेंडेंटली, जिसको अकेला लिखा जा सकता है। जो अपना पूरा अर्थ देता है, अपना पूरा अर्थ देगा तो ही तो स्वतंत्र लिखा जा सकेगा। यह, इसके शुरुआत में या तो कोई कंजंक्शन नहीं आता है, यानी यह या तो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होता है, यानी इसकी शुरुआत में या तो कोई कंजंक्शन नहीं आता है, या इसकी शुरुआत में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। कैसा कंजंक्शन होता है? कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसकी शुरुआत में आता है। देखते हैं किस तरह से ये क्लोज आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। I saw her
आई सो हर when she was washing clothes, when she was washing clothes। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कितने क्लोज हैं। अब हमें सबसे पहले यही पता करना है कि हाउ मेनी क्लोजेज आर देयर, यहाँ कितने क्लोजेज हैं, इस सेंटेंस में कितने क्लोजेज हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो गया, एक क्लोज हो गया। सेकंड सब्जेक्ट सी है और वहां से लेकर यहां तक ये दूसरा क्लोज हो गया। तो क्लोज की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई ना। क्लोज कितने हो गए इसमें? 2 हो गए। अब मुझे ये बताओ कि ये इतना इतना जो क्लोज है, क्या इसके पहले कोई कंजंक्शन आया है यहाँ? ये तो एग्जाम्पल है ना, ये तो उदाहरण के तौर पर लिखा है। क्या इस सेंटेंस में जो है वो पहले कुछ आया है? इसके पहले कुछ नहीं आया है। और क्या ये आई सा हर, ये जो है आई सा हर, क्या इसको अकेला लिख सकते हैं? मैंने उसे देखा, इसको अकेला लिख सकते हैं ना। और इसके पहले कोई कंजंक्शन भी नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्लोज है जिसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं आए। या फिर अभी देखेंगे कि वे कंजंक्शन अगर आ जाएं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, यदि वे आ जाएं तो भी क्या बनता है? तो भी यही मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज होता है। अब यहां देखिए, सी वॉज वॉशिंग, इससे पहले क्या आ गया? वैन आ गया। इससे पहले क्या आया? वैन आया। अब वैन यहां पर मीनिंग देगा किसका? जब का। आप बताइए, जब वह कपड़े धो रही थी, क्या आप इसको अकेला लिख सकते हैं? जब वह कपड़े धो रही थी, क्या कंप्लीट मीनिंग हुआ क्या? जब वह कपड़े धो रही थी, क्या ये मीनिंग जो है वो कंप्लीट है? नहीं, ये मीनिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ। जब वह कपड़े धो रही थी, बारिश आ गई। जब वह कपड़े धो रही थी, उसकी मम्मा ने डांटा। जब वह कपड़े धो रही थी, साबुन खत्म हो गया। जब वह कपड़े धो रही थी, जेब में उसको 100 का नोट मिला। जब वह कपड़े धो रही थी, तो और कोई भी घटना हो सकती है। तो जो उसके साथ पैरेलल जो इंसिडेंट हुआ, कोई भी घटना हुई, उसके साथ जो लिखना पड़ेगा, जो लिखा जाएगा, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा सेंटेंस, जब तक कोई मेन क्लोज उसके साथ नहीं आएगा। याद रखिए कि किसी भी वाक्य में एक मेन क्लोज होना जरूरी है। मेन क्लोज ही सेंटेंस के मीनिंग को क्या करता है? सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। इसको छुपा दीजिए। और व्हेन शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, जब वह कपड़े धो रही थी, ये कंप्लीट नहीं होगा। आई सा हर, अब ये हो सकता है मैंने उसे देखा। तो ये क्या है? ये स्वतंत्र है। और ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये डिपेंडेंट है। हमारी आस्तीन होती है, हमारी जो शर्ट होती है, ये शर्ट में एक तो ये बीच का पार्ट होता है और एक ये हमारी स्लीव्स होती है, हमारी जो शर्ट का ये जो हिस्सा होता है। अब बताइए कि इस हिस्से को, इन दोनों को हटाने पर शर्ट के अस्तित्व पर प्रभाव पड़ गया क्या? शर्ट रहेगी या नहीं रहेगी? शर्ट तो रहेगी ना। तो ये तो क्या हो गया? मैन हो गया यहां तक का हिस्सा। और ये जो है वो डिपेंडेंट है। ये जब तक नहीं हो सकते जब तक ये बीच का हिस्सा नहीं होगा। तो ये बीच का हिस्सा तो कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट। और ये दोनों स्लीव्स कैसी हो गई? ये दोनों स्लीव्स हो गई डिपेंडेंट। ये कैसी हो गई? डिपेंडेंट। इनका अस्तित्व तभी संभव है जब इस बीच वाले का अस्तित्व हो। तो ये जो है आई सा हर, ये तो कैसा हो गया? ये तो कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया। और ये इतना इतना क्या हो गया? ये यहां तक डिपेंडेंट क्लोज हो गया। ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लोज। आप एक एग्जांपल और लिखता हूं। when I reached, जब मैं पहुंचा, in the class, when I reached in the class, क्या ये कंप्लीट हो गया क्या? एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो है ना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। इसका बताइए आप, when I reached in the class, जब मैं क्लास में पहुंचा, क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? जब मैं क्लास में पहुंचा, आप क्लास में पहुंचे, क्या हुआ? वहां कोई नहीं था, बच्चे शोर कर रहे थे, बच्चे शांत बैठे थे, दूसरा टीचर वहां पढ़ा रहा था, मॉनिटर सामने खड़ा था, या फिर क्लास जो थी वो नॉइजी थी, डिसिप्लिन में थी, बिल्कुल मतलब तरीके से बैठी हुई थी। वहां प्रिंसिपल साहब थे, वहां सारे स्टूडेंट्स पोशाक में थे, छत टपक रही थी,
कक्षा में कोई सांप था, कक्षा में कोई दूसरा जानवर था, ये जब पहुंचा लाइट चली गई, ये जब पहुंचा लाइट आ गई, कुछ भी आगे कुछ भी इसके साथ होगा, कोई भी एनीथिंग कोई भी हो सकता है। तो व्हेन आई रीच इन द क्लास, ये क्या है, ये कंप्लीट नहीं है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट मीनिंग क्या होगा, द क्लास स्टूड अप, द क्लास स्टूड अप, स्टैंड अप की सेकंड फॉर्म हो गई, द क्लास स्टूड अप। अभी बताइए इसमें द क्लास स्टूड अप, व्हेन आई रीच्ड, अब यहां द क्लास तो सब्जेक्ट हो गया और स्टूड अप क्या हो गई, वर्ब हो गई। कक्षा क्या हो गई, खड़ी हो गई ना, कक्षा क्या हो गई, खड़ी हो गई, कक्षा मतलब खड़ी हो गई, कक्षा के विद्यार्थी खड़े हो गए। तो यहां ये द क्लास से ये लेकर ये तो कैसा क्लोज हो गया, ये तो मेन क्लोज हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अकेला लिख सकते हैं, इसको अकेला लिख सकते हैं, और इसको अकेला नहीं लिखा जा सकता है। तो जिसको अकेला नहीं लिखा जा सकता है वो कैसा होता है, वह डिपेंडेंट क्लोज होता है। वह कैसा क्लोज होगा, वह डिपेंडेंट क्लोज होगा। और जिसको अकेला लिखा जा सकता है वह कैसा क्लोज होता है, वह इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। वह कैसा क्लोज होगा, वह इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। इन दोनों के बीच में माइनर सा जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया होगा कि मेन क्लोज कौन सा होता है और डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कौन सा है और पराधीन कौन सा है। डिपेंडेंट जो है वही आश्रित है, वही पराधीन है, और आश्रित किस रूप में है, वो अपने मीनिंग के लिए आश्रित है। वो अपना पूरा अर्थ तभी दे पाएगा जब उसके साथ कोई क्या होगा, जब उसके साथ कोई मेन क्लोज लिखा जाएगा, तब ही वह अपना पूर्ण मीनिंग दे पाएगा, वरना उसका पूरा अर्थ नहीं आ पाएगा। इसलिए ये दोनों जो क्लोजेज हैं इसके बीच में अंतर देखने के लिए इनका मीनिंग जो है वो बेसिस बनता है, वो इनका मूल आधार होता है। आगे देखते हैं। अब एक बात आई थी थोड़ी देर पहले कि अगर या तो किसी क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आए, या फिर उसके साथ कैसा कंजंक्शन आ जाए, या फिर उसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए। कैसा आ जाए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए। तो हम लिख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर। कोऑर्डिनेटिंग कौन से होंगे, जो किसी भी क्लोज को क्या बनाते हैं, जो किसी भी क्लोज को मेन क्लोज बनाते हैं, जो किसी भी क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज बनाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है कुमुलेटिव। फर्स्ट कौन सा है, कुमुलेटिव। इस कुमुलेटिव को ही कौन सा कहते हैं, इसी को कोपुलेटिव कहते हैं। कुमुलेटिव ही क्या कहलाता है, कुमुलेटिव ही कोपुलेटिव कहलाता है। इसमें कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा, एंड, बोथ एंड, as well as, not only but also, ये 4 हैं, 1 2 3 और ये 4। याद रखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को 2 नहीं है, ये एक ही है। बोथ एंड एक ही है, पेयर में यूज होता है। ये किसमें, पेयर में, इसलिए इसको कोरिलेटिव कहते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन सा है, कुमुलेटिव। कुमुलेटिव जो है वो 2 समान कथनों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसको संयोजक कहते हैं। से के ऊपर डॉट है तो इसका अर्थ है सम यानी समान, सिमिलर, और योजक, 2 सिमिलर स्टेटमेंट को आपस में योजक का मतलब होता है जोड़ना, कंजक्ट करना। कंजंक्शन जो है वो योजक ही होते हैं, तो ये संयोजक होता है। सेकंड इसमें एडवर्सेटिव। सेकंड जो है वो कौन सा है, वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन होते हैं उन्हें ही ऑपोजिटिव कंजंक्शन कहते हैं। वो ही कैसे कंजंक्शन है, ऑपोजिटिव कंजंक्शन है, और इन्हें क्या कहते हैं, ये विरोधी कथनों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इनको विरोधक कहते हैं। ये विरोधी कथनों को आपस में जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें विरोधक कहते हैं। इसमें कौन कौन सा है, बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदिलेस, और हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल इंग्लिश में है, यहाँ नहीं है। तो बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदिलेस, इनका अर्थ होता है फिर भी,
बट का अर्थ किंतु परंतु बल्कि, मीनिंग बाद में पढ़ेंगे, एक एक का जब यूज देखेंगे। एडवर्सेटिव जो दो विरोधी कथनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। थर्ड जो है वो है अल्टरनेटिव। थर्ड कौन सा है? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव क्या होता है? जो चॉइस बताता है। अल्टरनेटिव कौन सा होता है? जो चॉइस बताता है, और चॉइस जहां होती है वहां विकल्प होता है, और विकल्प को ही ऑप्शनल कहते हैं, और ऑप्शनल ही क्या बनते हैं? वही वैकल्पिक बनते हैं। वही क्या होते हैं? वैकल्पिक कंजंक्शन होते हैं। तो वैकल्पिक कंजंक्शन कौन कौन से हैं? सो, एल्स, अदरवाइज, सो, एल्स, अदरवाइज, अदरवाइज, आइदर और, आइदर ओ, नाइदर नोर, आइदर ओ, नाइदर नो। ये क्या है? ये अल्टरनेटिव, चॉइस बताने वाले और ऑप्शनल कंजंक्शन होते हैं। फोर्थ है इलेटिव कंजंक्शन। फोर्थ कौन से हैं? इलेटिव। इलेटिव कहते हैं रिजल्ट को। तो जो रिजल्ट बताने वाले होते हैं, जो कारण को परिणाम से जोड़ते हैं, रिजल्टेटिव। रिजल्टेटिव कहलाते हैं परिणाम सूचक। वे कंजंक्शन जो क्या करें? जो रीजन को, किसी भी कोज को किससे जोड़ें? उसके रिजल्ट से जोड़ें, उन्हें इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उन्हें किससे? इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो इलेटिव कंजंक्शन, ये और आएगा यहाँ, और एल्स, और आएगा। सो हैंस, सो हैंस, देयरफॉर, सो हैंस, देयरफॉर, यहां सो की जगह और करना भाई। सो हैंस, देयरफॉर, फॉर और कंसिक्वेंटली, और कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप। आपको क्या करना है? इन चारों को इसी तरह से कैटेगरी वाइज याद करना है। कैटेगरी वाइज ध्यान में रहना चाहिए। कुमुलेटिव, कोपुलेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये चार हैं। एंड, बोथ एंड, और, बोथ एंड, बोथ का मतलब दोनों होता है, और एज वेल एज, साथ ही साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं वह भी। एडवर्सेटिव, अपोजिटिव जो होता है विरोधक होते हैं। बट, यट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, इन सब का, बट का किंतु परंतु बल्कि, इन सब का अर्थ जो है वो फिर भी होता है। वह खूब पढ़ी फिर भी उसके नंबर कम आए, तो विरोधी। वह खूब तेज दौड़ा फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई, तो ये क्या है? विरोधी कथन होते हैं। अगला है अल्टरनेटिव, चॉइस या ऑप्शन जो बताता है या तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे, डॉक्टर को दिखाओ वरना तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ये चॉइस है, या तो पढ़ो या फिर मजदूरी करो। ये क्या है? आइदर ओ आ जाएगा। तो क्या है? ना तो तुम स्कूल गए ना घर रहकर पढ़े, तो ये नाइदर नोर का यूज हो जाएगा। अगला है इलेटिव या रिजल्टेटिव। इलेटिव या रिजल्टेटिव कंजंक्शन परिणाम सूचक होते हैं जो कारण को रिजल्ट से जोड़ते हैं। सो हैंस देयरफॉर का अर्थ इसलिए होता है, फॉर का अर्थ क्योंकि होता है, और कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग जो है वो परिणाम स्वरूप होता है। कॉन्सिक्वेंटली, ये सारे जो हैं ये कंजंक्शन कैसा क्लोज बनाएंगे? ये सारे मेन क्लोज बनाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे। आगे देखते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लोज देखते हैं और फिर सबऑर्डिनेट क्लोज कैसे बनते हैं इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये रेगुलर रहेगा। आप इस चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू आप पढ़ते रहें। आपका कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लोज। कैसा क्लोज है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट, वह क्लोज जो हमेशा किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू हो।
के साथ शुरू हो, के साथ शुरू हो। वह हमेशा किसी सबऑर्डिनेटिंग, उसमें मेन क्लोज में क्या था, कोऑर्डिनेट क्लोज आ भी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ भी सकता है और बिना किसी कंजंक्शन के भी शुरू हो सकता है। यदि बिना किसी कंजंक्शन के शुरू हो रहा है तो भी मेन क्लोज है, और कोऑर्डिनेटिंग के साथ शुरू हो रहा है तो भी मेन क्लोज है। दूसरा, यह हमेशा अपने पूरे अर्थ के लिए, यह हमेशा अपने पूर्ण अर्थ के लिए, पूर्ण अर्थ के लिए, हमेशा अपने पूर्ण अर्थ के लिए, पूर्ण अर्थ के लिए किसी, पूर्ण अर्थ के लिए किसी मेन क्लोज पर निर्भर करेगा, मेन क्लोज पर निर्भर करेगा, मेन क्लोज पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है, रहता है, मेन क्लोज पर निर्भर रहता है, अपने पूर्ण अर्थ के लिए मेन क्लोज पर निर्भर रहता है। आगे देखते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होगा, पूर्ण अर्थ के लिए किससे, मेन क्लोज से शुरू होगा। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लोज, इसको ही डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कभी भी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी इंटेरोगेटिव मीनिंग नहीं देते हैं। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक अर्थ नहीं देते हैं, इंटेरोगेटिव अर्थ नहीं देते हैं, इंटेरोगेटिव अर्थ नहीं देते हैं, कभी भी इंटेरोगेटिव अर्थ नहीं देते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी ऐसा अर्थ नहीं देते। क्या लिखा, सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होता है, क्लोज तो हम जानते ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब की जोड़ी होती है, दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट क्लोज दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमने देखा जो पूर्ण अर्थ देता हो, जो बिना किसी कंजंक्शन के शुरू होता हो, या फिर किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जो शुरू होता हो वह कैसा होगा, वो कोऑर्डिनेट या मेन क्लोज होगा। अब हम देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होगा, तो सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होता है, वह क्लोज होता है जो हमेशा किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ शुरू होता है। यह हमेशा अपने पूरे अर्थ के लिए किसी मेन क्लोज पर, प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर करता है। इसका अर्थ तभी कंप्लीट होगा जब इसके साथ कोई मेन क्लोज जुड़ा होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी इंटेरोगेटिव सेंस नहीं देंगे। इंटेरोगेटिव सेंस कैसे नहीं देंगे, थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस देखा था, वैन वाला देखा था ना, वैन सी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। तो वैन का अर्थ वैसे तो क्या होता है, कब, लेकिन वहां अर्थ क्या लगा था उसका, जब, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कभी भी क्या नहीं करता है, कभी भी इंटेरोगेटिव सेंस नहीं देता है, नहीं देता है। तो ये बेसिक्स जो हम क्लियर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके सिलेबस के लिए, जो क्लोज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।